है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 86। अहमद इरफा को बहुत मजबूती के साथ अपने हिसार में जकड़ा हुआ होता है। उधर इरफा ठंड के मारे और जब उसे डर लग रहा होता है अहमद से, तो वो हिल भी नहीं पा रही होती और अहमद उसे पूरा अपने हिसार में जकड़े हुए होता है। इरफा ख़ुद को बंधा हुआ महसूस करती है। इरफा को पता ही नहीं चलता कि अहमद के बाहों के आगोश में वो कब नींद सो गई और अहमद भी कब उसके साथ सुकून फील करते करते नींद सो गया। अगले दिन जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि वो अहमद के करीब है और अहमद ने उसी बाहों में अभी भी उसकी मजबूती के साथ ही जकड़ा हुआ है जब से वो उस दिन जकड़ा हुआ था। इरफा अहमद को आवाज़ देने की कोशिश करती है जिससे कि अहमद उठ जाए और वो वहाँ से जा पाए। अहमद प्लीज़ हटे, मुझे जाना है यहाँ से। इरफा अहमद से मुखातिब होती है। अहमद नींद की इतनी शदीद गहरी नींद में इतना सो रहा होता है कि उसे इरफा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। इरफा बहुत ट्राई करती है। इतने में अहमद के बाबा भी दरवाज़ा बजाना शुरू कर देते। शायद वो अहमद की तबीयत पूछने आ रहे थे। बेटा अहमद, क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? सब ठीक तो है ना? अहमद के बाबा डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही चाबी से दरवाज़ा खोल देंगे। इरफा बहुत कोशिश करती है लेकिन अहमद उसे छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा होता। इरफा को लग ही रहा होता है कि अब उसके बाबा उसे ऐसे देख लेंगे, लेकिन उसके लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात थी। खैर, अहमद का बाबा जब दरवाज़ा खोल के अंदर होते हैं तो वो देखते हैं कि अहमद नींद से उठा हुआ है और इरफा अपने कपड़ से कपड़े निकाल रही है, क्योंकि एक सेकंड पहले ही अहमद इरफा की बात तो नहीं सुनता वो, पर अपने बाबा की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन बिस्तर से उठ जाता है। क्या हुआ बाबा? बेटा, मैं तुम्हें पिछले 15 मिनट से बुला रहा हूँ, तुमने या फिर तुम्हारी बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला? हाँ बाबा, वो मेरी थोड़ी आँख लग गई थी और तुम्हारी बीवी ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? बाबा, आपको तो उसका पता है ना, उसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप वो नहीं कुछ बोल रहे थे? हाँ बेटा, तुम्हारी तबीयत के बारे में ही कुछ बात करने आया था। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? बाबा, अब कुछ तबीयत सही है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तबीयत थोड़ी डाउन है तो फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चले। नहीं बाबा, जो दवाई आपके बेटे को चाहिए थी तबीयत ठीक करने के लिए वो उसे मिल चुकी है। अहमद अपने बाबा को देख रहा होता है, उसके बाद वो सीधा इरफा को देख रहा होता है। जब अहमद ये बात करता है कि उसे उसकी दवाई मिल चुकी है और वो बेहतर है पहले से, तो इरफा उसे देखकर काफ़ी खफगी से देखती है। इरफा अपने दिल में मिनमिना रही होती है, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। पता नहीं कब इस जंगली इंसान से अपनी जान छुड़ाऊँगी और हमेशा मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जिसके बाद ये और पागल हो जाता है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? इरफा खुदा से शिकायतें करने पे तुल गई थी। खैर, इरफा के पास अब ख़ुद को कोसने के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि इरफा खुद ही तो अहमद को इस सब के लिए मजबूर करती थी। ऐसा अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू था। बाबा, आप बाहर चले, हम अभी रेडी होके आते हैं नाश्ते के टेबल पर। सही है? हाँ बेटा, अब मौसम भी पहले से कुछ बेहतर है। और इरफा बेटा, तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी मेरे पास कि इरफा की तबीयत अगर बेहतर हो तो फिर हम उसे तुम्हारी दोस्त फ़रा के घर भेज दें। अगर तुम जाना चाहती हो तो बेटा तुम चली जा सकती हो। हाँ 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 बाबा, और फिर मैं अम्मी के घर रुक जाऊँ? अहमद इरफा की इस बात को सुनकर अभी जब वो वाशरूम जा ही रहा होता है तो अपने कदम फ़ौरन रोक लेता है और पीछे मुड़ के इरफा को कहता है, इरफा तुम जा सकती हो अपनी अम्मी के घर, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा सच में? अहमद के अब्बू हैरानी से अपने बेटे को देखकर कह रहा होता है, जैसे कि वो ये जानना चाह रहा होता है कि उसका बेटा क्या उसे जाने देगा, क्योंकि उसका बेटा क्या कर सकता था और क्या नहीं अहमद के अब्बू बखूबी जानते थे। खैर, वो इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहते थे। बेटा जल्दी ही तैयार हो के आ जाना, नाश्ता करना, और फिर आपको वैसे ही आपकी फ्रेंड की शादी में जाना है। पर शादी इतनी जल्दी रखी है क्या? हाँ बेटा, इसी हफ्ते शादी है तुम्हारी दोस्त फ़रा की,
पर बाबा मुझे तो किसी ने नहीं बताया। बेटा तुम्हारी अम्मी ने कहा कि उसने अहमद को बता दिया था। क्या अहमद तुमने इरफा को नहीं बताया? हाँ बाबा, अहमद टाल मटोल से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वो नहीं चाहता था कि इरफा उस नुमान की शादी में जाए। अहमद आपको पता था? अम्मा ने बताया। हाँ बताया था, फिर इतना सब कुछ हो गया अचानक से। मुझे फिर लाहौर जाना पड़ रहा था, फिर रास्ते में ये सीन हो गया, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाया बताने के लिए। इरफा अच्छे से जानती थी कि अहमद ने उसे क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़कर उसकी फैमिली के बारे में सोचे या फिर वो अपने पहले मंगेतर की शादी आए, क्योंकि अहमद जानता था कि नुमान इरफा से बहुत प्यार करता है और अगर वो उसके आसपास रही तो ऐसा ना हो कि नुमान की पहली मोहब्बत उमड़ आए इरफा पे और वो फ़राज से शादी के लिए इनकार कर दे और वो इरफा को उस बात पे कायल करे कि वो अहमद को छोड़कर वापस नुमान से शादी करे। खैर ये ख़्याल अहमद का कितना सच था और कितना वहम भी, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा, लेकिन ये बात तो सच थी। नुमान के लिए इरफा उसके बचपन का प्यार थी, उसे वो भुलाना मुश्किल हो रहा था। नुमान इतने दिनों से काफ़ी बेचैन चल रहा था क्योंकि उसे इरफा की कोई अपडेट नहीं मिली थी लास्ट के बाद। नुमान इरफा से मिलना चाहता था, पर हर बार उसकी अम्मी कहती थी कि बेटा ये ठीक नहीं लगता। अहमद को वैसे ही इरफा पे बहुत सारे खदशात थे और इरफा का तो याराश भी नहीं, और अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बेटा हम अहमद को तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उस घर का दामाद है, और वैसे भी वो बहुत पैसे वाला इंसान है मामा। लेकिन मैं तो एज अ कज़न उसका हाल चाल। बेटा अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, अगर तुम्हें इरफा के बारे में जानना भी है ना तो तुम अपनी दोस्त से जान सकती हो, और मैं तो कहती हूँ इरफा के बारे में ज़्यादा जानना भी क्यों है, फिर जैसी होगी वहाँ ठीक होगी। उसका हस्बैंड है ना, उसे दीवानों की तरह उससे मोहब्बत करता है तो रखता होगा उसका ख्याल। मामा आप नहीं जानती इरफा कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही है। लास्ट टाइम इरफा। अच्छा चुप चुप बेटा, तुम्हारे बाबा जानी आ गए और हमें शादी के सिलसिले में कुछ काम है, तो बेटा हम जा रहे हैं शॉपिंग पर, तुम घर का ध्यान रखना। इतने में नुमान की बड़ी बहन भी घर आ जाती है। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, तुम इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, उदास भी हो रहे हो? क्या हुआ? अभी शादी के लिए रहा नहीं जा रहा तुमसे? तुम्हें फ़ौरन ही अपनी बीवी अपने घर पर चाहिए? ऐसी बात नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? वो मुझे इरफा का जानती हूँ कि भाई तुम्हें इरफा से बहुत प्यार था, लेकिन अब तुम्हें फ़राह के बारे में सोचना चाहिए यार। तुम उससे शादी कर रहे हो और शादी का मतलब तो तुम जानते हो भाई। नुमान को ये समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अहमद को बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी इरफा उसे छोड़कर अपने मंगेतर की शादी में जाएगी, जबकि वो उससे बिल्कुल नागवार गुजरता था। अहमद के लिए ये काबिल बर्दाश्त की बात नहीं थी कि वो उसकी बीवी उससे दूर जाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी। अहमद जैसे ही वॉशरूम जाता है उसे शरीर गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने हाथों से मुक्का बनाकर ज़ोर से दीवार पर हाथ लगवाता है। बाहर इरफा जो तैयार हो रही होती है, उसे अचानक आवाज़ सुन के बहुत खौफ आता है और वो अहमद से मुखातिब होता है। अहमद सब ठीक तो है ना? अहमद कोई जवाब नहीं देता। फिर 15 मिनट के बाद अहमद जब वॉशरूम से बाहर आता है तो इरफा देखती है कि उसका हाथ सूजा हुआ है। अहमद ये अपने हाथ को तुमने अभी चोट लगाई है ना? क्योंकि जिसकी बीवी उससे दूर जाने की पल पल बातें करती हो और अपने पहले मंगेतर की शादी में जाने के लिए इतनी बेचैन हो, वो हस्बैंड क्या ही कर सकता है? क्या ही कर सकता हूँ? दूसरों को दिखने का नाच नचाने वाला मैं, मुझे मेरी ही बीवी दिखने का नाच नचा रही है। वाह क्या खेल है, क्या खेल खेला तुमने इरफा। एक रात सुकून से तुम्हारे साथ रह गया, उसकी इतनी बड़ी सज़ा। इरफा अहमद की ये बात सुनकर काफ़ी खफगी का इज़हार कर रही थी। जानते हो मिस्टर अहमद, पूरी रात में ठिठुर रही थी, मुझे बुखार हो गया, लेकिन तुम्हें रत्ती भर से फ़र्क नहीं पड़ा। तब तो बस चाहती हो कि मैं खिलौने की तरह हूँ जिसके साथ तुम खेल सको। इरफा अब भी तुम मेरी मोहब्बत को तस्लील कर रही हो। मोहब्बत? वाह अहमद,
मोहब्बत सिर्फ तुमने की है, हमारी तो फीलिंग है ही नहीं कुछ। जानते हो अहमद, मुझे कुछ याद भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी कब की। मेरे लिए तुम एक अनजान इंसान हो। फिर भी मेरी मेंटली कंडीशन जानने के बाद भी तुम मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हो अहमद। फिर भी तुम्हें यही लगता है कि गलत मैं हूँ। पता है इरफा, तुम गलत नहीं हो, बस मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सोचो आज तुम वहाँ चली जाओगी, फिर अपने अम्मी के घर चली जाओगी। मैं जानता हूँ फिर तुम रात को घर वापस नहीं आओगी। तुम्हारे बिना मैं इस बिस्तर पर कैसे सो सकता। अहमद, तुम्हें मेरे बिना भी जीना सीखना चाहिए। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। अहमद इरफा के करीब आकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और इरफा फ़ौरन ही उसे अपने से दूर धकेल कर स्टे अवे फ्रॉम मी कह देती है। अहमद फ़ौरन ही भड़क जाता है और उसका बाजू को बड़ी शिद्दत से पकड़ता है और उसे कहने लगता है, जानती हो मिस इरफा, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर, हत्ता कि तुम्हारी सोच पर भी मैं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा। याद रखना मिस इरफा, इस इवेंट पे जितना तुम मुझसे दूर जाके मुझे तड़पाओगी, घर तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। इरफा अहमद को देखकर बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड करती है। अहमद अपने पापा से डाइनिंग टेबल पर मुखातिब होते। बाबा जी बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं बोलो ना बेटा, क्या बात है। मैं भी इरफा के साथ अहमद की आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी पापा के सामने। क्या हुआ बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं बता देती हूँ अंकल। हाँ बेटा, फिर से अंकल बाबा बोले। हाँ बाबा, वो अहमद ना, वो मेरे साथ नुमान की शादी पर जाना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से इजाज़त है? बेटा क्यों नहीं, तो ये बात तो अहमद भी बता सकता था ना। इरफा अहमद से मुखातिब होती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि शायद बाबा इसको आपसे डर लगता है इसलिए और